मैं आप सभी को फेयरली यह बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के लिए बाहर में कोई पहल नहीं की थी। स्वयं जस्टिस श्री विशाल धगर साहब ने पहल की थी। उन्होंने ही ये कहा था इस सब्जेक्ट में मैं बाहर में कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनके पास इस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट मंच पर विराजमान कराने की कृपा है। एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री हरप्रीत सिंह रूबरा से निवेदन है कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा। अध्यक्ष महोदय श्री संजय वर्मा जी से निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा। मैं सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि कृपया पुष्पगुच्छ प्रदान कर माननीय श्री जस्टिस विशाल धगर साहब का स्वागत करें। क्योंकि जस्टिस धगर का आज का यह लेक्चर सिर्फ डिफेंस काउंसिल के लिए नहीं है, उन्होंने आज का यह लेक्चर एजी ऑफिस के लिए भी रखा हुआ है। तो मैं एजी ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री रूबरा साहब से निवेदन करता हूं कि कृपया पुष्पगुच्छ देकर माननीय धगर साहब का स्वागत करें। कार्यक्रम को औपचारिक रूप से प्रारंभ करने के लिए संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय श्री संजय वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया आए और कार्यक्रम को प्रारंभ करें। हमारे बीच में माननीय न्यायाधीश श्री विशाल धगर जी आज उपस्थित हैं। इतने व्यस्त होने के बावजूद भी बाहर के लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय प्रशासन आपका आभार व्यक्त करता है और स्वागत करता है। माननीय अनिल खड़गे साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट बार के अध्यक्ष, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे अपने एडिशनल एडवोकेट जनरल हरप्रीत रूबरा जी, हमारी टीम के सभी सदस्य, खासकर हमारे सचिव परितोष त्रिवेदी जी का आभार, उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। उपस्थित सभागार में सभी अधिवक्ताओं का स्वागत है। महत्वपूर्ण विषय सर, जमानत के आवेदन को कैसे आर्गुमेंट्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर, मैं बहुत आता हूँ बड़ी कठिनाइयों के दौर से जब हम लोग फिर बहस करते हैं, नॉट इन आपकी कोर्ट से तो ऐसा नहीं हुआ, और जब मेरिट डिस्मिस होती है तो ऐसा लगता है कि सर वो ट्रायल को इफेक्ट करेगा। हम लोग जनरल में प्रैक्टिस नहीं करते। सत्येंद्र कुमार अंटिल पढ़ा, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा, एक दिन एक मौका लगा तो उन जजमेंटों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि छोटे अपराधों में मेरे को लगता है कि हाईकोर्ट में जमानत आने की स्थिति बननी नहीं चाहिए, परंतु परिस्थितियां विषम है। एक लेक्चर सीरीज मैंने अभी ज्वाइन में था, वहां पर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला 18% बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है हाईकोर्ट में। आपका यहां मानना इस बात को प्रमाणित करता है कि आप बहुत कंसर्न है कि कैसे बेल एप्लीकेशन का निराकरण है। मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि जैसा माननीय न्यायाधीश महोदय हम लोगों को गाइड करें, इसमें सरकार की तरफ से भी लोग उपस्थित हैं और डिफेंस के भी लोग उपस्थित हैं, ध्यानपूर्वक सुने। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूं और राष्ट्रपति की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज मेरा दिन सुनने का आज सब सुनने के लिए धगर साहब को आए, और मैं भी जानता हूँ कि बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा। इसके पूर्व मैंने एक लेक्चर यहाँ पर दिया था, और
अभी परसों की बात है, मैं संजय वर्मा जी को एक सेशन दे रहा था। जैसा लेक्चर है यूट्यूब पे भी मेरा लेक्चर है कर्नल फायर क्रॉस एग्जामिनेशन बेस पर मैंने अभी नेशनल जुडिशियल अकेडमी में किया था। तो एक ही सब्जेक्ट पे बोलते बोलते आदमी थक जाता है, बोलते बोलते जाता है। तो संजय वर्मा जी को मैंने एक सेशन दिया था कि व्हाई नॉट टू होल्ड अ सॉर्ट ऑफ अ टॉक, वन पर्सन में पोज क्वेश्चन to a great personality, say for example Justice Vishal Dhagat is here, or any other person who is present over here. One person may pose question. That would be also a process of learning for everyone. Learning about his life, about struggles, about his coming up, all those things, his achievements in life. So we would require two persons for that. One a person who is required to tell everyone what has happened, how he has prospered. That would also cover the subject of law. तो ये मेरा सुझाव था संजय वर्मा जी के लिए। आज के लिए मैं शायद इस विषय में कुछ बोलूं वो अनुचित रहेगा। हम सब सुनने के लिए विशाल धगट जी को आएंगे। मैं जब आप बोलोगे तब मैं हाजिर हूंगा आपके सामने। जिस सब्जेक्ट पे आप बोलोगे मैं बोलने को तैयार होगा। लेकिन आज आई हैंड ओवर द माइक टू ऑनरेबल जस्टिस विशाल धगट। थैंक यू। All the advocates present here, dignitaries of the dais, and all the members of the bar. I invited the trouble, and I asked Mr. Trivedi कि आजकल क्या है, applications अच्छी नहीं आ रही हैं, people are not presenting their cases well, so आप लोग ऐसा कुछ कार्यक्रम क्यों नहीं करते हैं बार में, so that you lawyers, young lawyers will learn by their cases. तो मेरा सबसे पहला प्रयास तो यही है कि जो भी नए लॉयर होते हैं वो थोड़ी सी जो अपनी एप्लीकेशंस वगैरह फाइल करते हैं डिफॉल्ट में करते हैं, और डिफॉल्ट करने के बाद एप्लीकेशंस फाइल करते हैं कि सब एक्सेप्ट कर दीजिए, हम अपना टाइट कॉपी पेश नहीं करेंगे और भी जो भी कुछ डिफॉल्ट है उसको ओवरलुक कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि जो आप अपनी एप्लीकेशंस फाइल करते हैं it should be neatly typed, प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए और अच्छे से नीट एंड क्लीन फाइलिंग होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जब आपकी फाइल पढ़ता है आपको तो हम लोग नेट पे पढ़ते हैं, पर इवन नेट में भी कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप लोग रेफर करते हैं वो क्लियर नहीं होते, और उसके बाद जब जजमेंट डिलीवर करना पड़ता है तो उस टाइम पे हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि ये तो मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें जजमेंट डिलीवर करना है वही क्लियर नहीं है। तो इसमें आप लोग बिल्कुल कोताही करें। जो भी जो अच्छे ऑफिसर्स हैं उससे मैंने देखा है कि उनकी जो फाइलिंग है वो बहुत ही क्लियर और अच्छी होती है, जो भी डॉक्यूमेंट लेजिबल नहीं होते लेजिबल होते हैं वो लोग उसकी टाइट कॉपीज फाइल कर देते हैं। तो आप सब लोग भी अच्छे ऑफिसर्स से सीखिए, अच्छी फाइलिंग करें, साफ सुथरी करें, प्रॉपर गैप दें। ऐसा नहीं कि बड़े डॉक्यूमेंट को छोटा करके आपने मिनिएचर साइज में कर दिया, जब से आप पढ़ रहे हैं तो उनको समझ ही नहीं आ रहा, एक लाइन दूसरे लाइन से ओवरलैपिंग हो रही है, दिन भर से पढ़ते पढ़ते शाम तक तो जज का देखना भी कम हो जाता है और सोचना भी कम हो जाता है। तो आप लोग फाइलिंग अच्छी करें। आज का टॉपिक बहुत लेट डिसाइड किया मैंने कि आज क्योंकि मेरा मोस्टर बेल का है तो हम बेल पे ही बात करते हैं, तो मैंने त्रिवेदी जी से कहा कि मैं आज बेल पे ही बात करूंगा सारे लॉयर से, ताकि उनके भी जो क्वेश्चन है वो भी सुन सकूं। और जैसा खरे साहब ने कहा कि लेक्चर से अच्छा ये होगा कि एक पैनल हो जाए, उसमें 4-5 लोग हों वो अपनी बात कहें, आप लोगों को जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जब आपका किसी सब्जेक्ट में पार्टिसिपेशन होगा तो उस केस में आप लोगों की लर्निंग भी अच्छी होगी और आप लोगों को सुनने में सीखने में अच्छा भी लगेगा। तो सबसे पहले जो बेल का इश्यू है, अभी इन्होंने कहा कि अगर कोई केस मैरिट्स में डिसमिस हो जाए तो हम लोगों को बड़ी सोच होती है कि ट्रायल में हमें बड़ी दिक्कत होगी। ये सबसे बड़ा इशू है। शुरू में हमें भी समझ नहीं आता था कि सब कोर्ट जजमेंट में लिख देते हैं बेल शुड नॉट बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स, तो बेल डिसाइड कैसे होती है? चालान पेश होता है, हम लोग चालान को अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद ऑर्डर लिखते हैं कि इसमें ये ओमिशन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको यहाँ नोट करिए, इसको बनाना हुआ है, तो ये ऑर्डर तो हमारा मेरिट्स में हो गया। तो बहुत दिनों तक हमें भी समझ में नहीं आया कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑन मेरिट्स। तो अभी भी मैं
मैंने कोर्ट में देखा कि जब भी डिस्कशन होता है या बहस होती है तो बहुत सारे वकीलों को और बहुत से लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑन मेरिट्स इन बेल, क्या होता है और क्या चीज होती है। ऑर्डर ऑन मेरिट्स इज व्हेन एन ऑर्डर इज पास्ड हियरिंग बोथ द साइड्स। जब आप दोनों साइड को सुन के कोई ऑर्डर पास करते हैं ऑन मेरिट्स, देन इट इज ऑर्डर ऑन मेरिट्स। जो प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस करता है इट इज ओनली अ पीस ऑफ एविडेंस। वो प्रोसिक्यूशन का केस है, अभी डिफेंस का केस कोर्ट ने देखा नहीं है। तो जब चालान पढ़ के कोर्ट आपकी बेल पे फैसला करता है तो इट इज नॉट एन ऑर्डर ऑन मेरिट्स, इट इज प्राइमा फेसी ऑर्डर। जो पहली बार चालान को देख के कोर्ट को लगता है कि आपने ऑफेंस किया है या नहीं किया, कोर्ट डज नॉट गिव एनी बाइंडिंग। और जो भी वो बेल में लिखते हैं दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द ट्रायल and it will not affect the trial. But when this order is passed in criminal appeal, then that order is on merits. Criminal appeal में कोई भी order होगा suspension of sentence में, it will be an order of merits unless and until judge सिर्फ pleading देके आपका case decide करते हैं। तो you should be very clear what is order on merits। मेरे को लगता है कि आप सब लोगों को समझ आ गया। इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते होंगे कि one is evidence, one is proof। तो जो चालान होता है उसमें 161 के स्टेटमेंट होते हैं। 160 अगर वही मैरिट होता तो उसी पे उसको सजा हो जाती। बट इट इज ओनली अ पीस ऑफ एविडेंस। सिर्फ वो प्रोसिक्यूशन का केस है, डिफेंस अपना केस प्रोड्यूस करेगा, वो कोर्ट में उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। वंस क्रॉस एग्जामिनेशन इज डन एंड इट इज एप्रिशिएटेड बाय कोर्ट, then it will be order on merits। इसलिए बेल सुनते हुए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो डिपोजिशन है उसको हम एप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम उसमें कोई फाइंडिंग नहीं लेंगे। If I pass any order after appreciating the deposition, if we have filed it along with the bail application, then that will be an order on merits and it will be binding on the trial court as well as on the parties, and you may invite the revision if any adverse finding is given after seeing the deposition। So I think all of you are clear on the point that what is an order on merits in bail application. Yes or no? Yes, sir. तो पहला कंफ्यूजन इसी बात का था। दूसरा जो होता है, सबसे पहले आप तो बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस की सीरियसनेस कितना है, हीनियस है, पेटी है, स्मॉल ऑफेंस है, क्या है। So how you will classify the offence? CRPC में there is no classification of offence की offence is serious, heinous और petty और क्या है। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ गए हैं, अमरीश कुमार आया है, then सत्येंद्र रेड्डी आया है, और भी बहुत सारे केसेस आए हैं। मैं भी फुल फाइल विद मी, बट बिफोर गोइंग टू those judgments, we must understand how we should classify an offence which is committed by an accused person कि वो serious है, petty है या heinous है। अगर 7 साल तक का है तो यू ऑल नो कि आप लोगों को बेल मिली जाएगी, कोई सीरियसनेस नहीं है। अनलेस एंड अंटिल प्रोसिक्यूशन ऑब्जेक्ट्स कि इसको बेल ना दी जाए एंड रीजंस आर गिवन इन 41A। वैसे तो मुझे चाहिए था कि आई शुड रीड ऑल द प्रोविजन बिफोर यू सेक्शन 41 कि उसमें किस केस में अरेस्ट किया जा सकता है, कब किया जाएगा, कॉग्निजेबल केस में कब वो बेल आप पे छोड़ देगा या कब कॉग्निजेबल केस में जो डिसीजन लेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की आपको अरेस्ट करना है। बट आई होप यू योरसेल्फ विल गो थ्रू इट। सो फर्स्ट आई विल सी हाउ क्लासिफिकेशन। आप सब लोगों ने सीआरपीसी पढ़ा होगा, most of you must have read CRPC, but you may not have gone through the schedule of CRPC। आप लोगों ने शेड्यूल देखा है सीआरपीसी का, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल। इसी में एक और शेड्यूल है पीछे लास्ट में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस आप शेड्यूल में देखेंगे सीआरपीसी में, तो लास्ट में शेड्यूल है, आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड इट। और नहीं नोट किया तो आप आज जाके जरूर देखिएगा। शेड्यूल 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। आपके पास किताब है तो यू मस्ट बी सीइंग इट। नहीं है, नन ऑफ यू आर हैविंग अ बुक। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस शेड्यूल 2 है। इसमें पहला क्लासिफिकेशन देखिए, इफ पनिशेबल विद डेथ
imprisonment of life or imprisonment for years for more than 7 years, it is made cognizable, non-bailable and triable by court of session. तो इसमें इन्होंने ये नहीं दिया है कि whether it is heinous or not, पर पहला क्लासिफिकेशन उन ऑफेंसेस का है which are punishable with more than 7 years. तो ये एक कैटेगरी ऑफ ऑफेंस हो गए जिसमें सेंटेंस is more than 7 years and up to life imprisonment or death. तो अभी आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि ये सबसे सीरियस या हीनियस ऑफेंस है, ठीक है, ये पहला क्लासिफिकेशन है। फिर इसी के बाद दूसरा क्लासिफिकेशन है जो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years and upwards but not more than 7 years. So this is second classification, this is 3 to 7 years. तो ये भी आप लोगों को समझ आ गया कि ये सीरियस या हीनियस हो सकता है, पर इसमें अभी भी क्लासिफाइड नहीं है क्या है। एंड थर्ड इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 years और विद फाइन ओनली। अब इसके आगे भी ये भी इम्पोर्टेंट है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। सो ये जो लास्ट वाला है इट इज नॉन कॉग्निजेबल, दैट मींस पुलिस कैन नॉट अरेस्ट यू। तो ये 3 years वाले जितने केसेस हैं उसमें एज अ रेगुलर कोर्स कोर्ट को आंख बंद करके बेल ग्रांट कर देनी चाहिए। And all other offences are वैसे भी bailable है and it is triable by magistrate। तो आप 3 ढंग से समझ सकते हैं whether offence is serious or not, cognizable है, non cognizable है और also magistrate के यहाँ ट्रायल चलेगा और उसका सेंटेंस कितने पीरियड का है। तो ये 3-4 चीजें जब भी आप बेल में बहस करते हैं तो आपको तो ये पहले नहीं बहस करना चाहिए था। offence is triable by so and so, punishable with sentence of so and so, इसका क्लासिफिकेशन ये है, I am entitled to bail। और ये 7 साल तक के हैं सब, सो अनिश कुमार में लग गई, वैसे ही मेरे को बेल मिलना चाहिए और चार्जशीट फाइल होगी, आई एम एंटाइटल्ड टू बेल। सो आर्गुमेंट इज नॉट मोर देन 1 or 2 minutes और कोर्ट को भी 1 या 2 मिनट से ऊपर आपको बेल देने में नहीं लगाना चाहिए। और ये थर्ड केस जो है दैट इज द केस इन व्हिच एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड। ये हीनियस ऑफेंसेस हैं, 7 साल 10 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले, और इन केसेस में हायर कोर्ट ही बेल देगा, यू विल नॉट गेट बेल फ्रॉम कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब आपने अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ा होगा, इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट दे हैव क्लासिफाइड द ऑफेंसेस एज हीनियस, सीरियस एंड पेटी ऑफेंसेस। रिक्वायरमेंट इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, दिल्ली में जब रेप केस हुआ था, यू ऑल नो, आफ्टर दैट इट हैज बीन लॉ हैज बीन अमेंडेड। एक्ट आया, एक्ट का उन्होंने ये डिफाइन किया that if a juvenile between 16 to 18 years commit an offence which is heinous in nature, then he may be tried as an adult. So it is the duty of the court to recognize whether offence is heinous, serious or petty. इसका definition उन्होंने juvenile justice act में दिया हुआ है। I will just refer the section so that you will know what are heinous offences. Sorry, I have not brought my book, उसमें सब मार्क था। ये 244 आपको एक बार चेक कर लेना, 1 is 33। तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है दैट इज ऑन बेसिस ऑफ मिनिमम सेंटेंस। इफ मिनिमम सेंटेंस इज प्रिस्क्राइब्ड 7 years और मोर देन ऑफेंस इज हीनियस। आप बहुत सारी डेफिनेशन इंडियन पेनल कोड में देखेंगे, उसमें मिनिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब नहीं होता, सेंटेंस प्रिस्क्राइब होता है अप टू 7 years या मैक्सिमम सेंटेंस। इफ अ सेंटेंस इज मैक्सिमम पीरियड इज 10 years, then offense may not be heinous. But if punishment, minimum punishment is 7 years, then it may be heinous because of definition which is given in Juvenile Justice Act. तो उसमें मिनिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड है। अगर मिनिमम सेंटेंस इज 7 years और मोर and court cannot give any sentence below 7 years, then offence is heinous. If it is between, minimum sentence is between 3 to 7 years, then offence are serious और उससे नीचे वाले petty। तो these are the classification। और आप लोग जो भी heinous offences हैं उसमें आप लोगों को कोर्ट में ज्यादा बहस करने की जरूरत है। पूरा एविडेंस जो है आपका जो चार्जशीट है उस पर आप बहस करेंगे, पर बाकी जो 7 साल तक के हैं उसमें ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है आई थिंक, एंड यू विल हैव एन इजी वे टू गेट बेल्स। अब बेल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, सत्येंद्र एंटिल का जजमेंट आया
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक बेल एक्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक एक्ट होना चाहिए जिसमें ये डिफाइन किया जाए कि कब बेल देनी है कब नहीं देनी, क्योंकि इतना ज्यादा वेरिएशन है, कोई कोर्ट बहुत बेल देती है, कोई कोर्ट बिल्कुल बेल नहीं देती है, कहीं से आपको ज्यादा बेल मिलती है। तो समटाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन द जज कि वो ज्यादा बेल दे रहा है या नहीं दे रहा। तो इस सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि एक बेल एक्ट होना चाहिए, और उन्होंने लेजिस्लेचर को प्रपोज भी किया सत्येंद्र कुमार एंटिल में कि भाई आप एक एक्ट बनाइए, बेल एक्ट, जिसमें डिसाइड हो कब बेल देनी है कब नहीं देनी है। और मेरे ख्याल से अगर आप लोग सत्येंद्र कुमार एंटिल को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको शायद कोई लेक्चर सुनने की, कहीं बात करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे जितने भी कंफ्यूजन हैं सब क्लियर हो जाएंगे। सत्येंद्र कुमार एंटिल में ऐसा इसलिए कहा गया कि कोर्ट्स रिकॉग्नाइज करता है स्पीडी ट्रायल, जल्दी ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल लेट हो रहा है तो यू शुड बी एन अक्यूज शुड बी एंटाइटल्ड टू बेल, अगर ज्यादा डिले होता है। तो एक पप्पू यादव का केस आया था चारा घोटाला वाला, बिहार का चारा घोटाला वाला नहीं, इट वाज अ पॉलिटिकल केस इन व्हिच मर्डर वाज डन ऑफ एन अपोजिट पार्टी। वो 120B में ही वाज मेड एन अक्यूज, कॉन्स्पिरेसी में वो फंस गए और he was in jail for last 10 years, 7 years. He filed 10 bail applications. All his bail applications were rejected on ground कि इसका पब्लिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पब्लिक पे बहुत खराब इफेक्ट पड़ेगा। तो कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया कि बेल में पब्लिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब आपको देखना चाहिए। और कोर्टों ने 6 साल 7 साल 8 साल इतना अंडर ट्रायल होने के बाद भी बेल देना बंद कर दिया। Then there was another judgment in case 2G scam वाले में, it was a case in which 500 crores was on stake, वो 6 महीने से जेल में था और उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल वेकेट कर दी। And thereafter his bail was allowed by Supreme Court and it was recognized for the first time. Presumption of innocence, this is a fundamental concept of criminal law। जब हम लोग फैसला करने बैठते हैं या जब आप लोग भी आर्गू करने बैठते हैं तो इसको माइंड में जरूर रखें कि जो भी एक्यूज्ड है ही इज नॉट गिल्टी अनलेस एंड अंटिल हिज गिल्ट इज प्रूव्ड बिफोर द ट्रायल कोर्ट। हम लोग बेल में भी कई बार ऐसा डिसाइड करने लगते हैं कि ही इज गिल्टी, इसने कर दिया है, क्राइम किया है, तो इसको बेल नहीं मिलना चाहिए। तो जब भी आप बहस करें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जज को जरूर हिंट कर दें कि साहब प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज इन फेवर ऑफ एक्यूज। तो अभी आप ऐसा मत सोचिए, हो सकता है कि हम छूट जाएं, हम इनोसेंट रहें। तो प्रिजम्पशन, ये जो प्रिजम्पशन है आपका इनोसेंस का, दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अपेक्स कोर्ट इन वन ऑफ द जजमेंट। आप चाहें तो मैं मस्ट गो टू दिस जजमेंट। संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई, दैट वाज द केस। खड़े साहब तो आप सब लोग भी उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आपको क्या कर जाएंगे। सत्येंद्र कुमार at remembering the cases, therefore I do not refer to cases in my judgment. सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस सीबीआई, क्योंकि पहले केस है, सामने खुला ही हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बेल जजमेंट्स हैं, ये आप लोग लिख लें सारे, मैं आपको सारे बोल देता हूँ। राइट, यू कैन गो थ्रू ऑल दिस जजमेंट्स, दिस जजमेंट्स विल हेल्प यू अ लॉट। आप जितना बार इसको पढ़ेंगे आपको कुछ कुछ नया नया सीखने मिलेगा। दिस इज सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस सीबीआई एंड अनदर, रिपोर्टेड इन 2022 वॉल्यूम 10 SCC 51। इसमें ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। सेक्शन 41 अरेस्ट के बारे में कहा गया है, जो अवनीश कुमार वाला है उसको रिपीट किया गया है। फिर इसमें कहा गया है कि accused is available for investigation and he cooperated in investigation and he may not be arrested unnecessarily। जब accused को अगर 41A के नोटिस पे छोड़ दिया गया है
and he appears before the district court, तो उस केसेस में उसको नेसेसरी जेल में ना भेजा जाए। एक ऑफेंसिव अंडर कैटेगरी ए, सत्येंद्र कुमार अंडिल में भी 4 कैटेगरी उन्होंने ABCD करी है। ए वाले केसेस में तो उन्होंने कहा है कि उसको कोई आपको बेल एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा सुनने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो एक्यूज आपके सामने आता है तो बेल बॉन्ड्स वगैरह लेके छोड़ दीजिए। B, C, D कैटेगरी आप देख लीजिएगा। जो B कैटेगरी है दैट इज 7 इयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। C और जो D है दैट इज स्पेशल एक्ट्स PMLA वगैरह, जो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ध्यान में होगा आप लोगों को। देन सेक्शन 170, 167(2) डिफॉल्ट बेल, इसमें सभी कुछ डिस्कस किया है। ये सत्येंद्र कुमार अंडिल के बाद ये आप देखिएगा स्पेशल है, हरे साहब बहुत बहस करते हैं PMLA पे। तो दिस इज विजय मंडल चौधरी, दिस इज 2022 SCC ऑनलाइन 929। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया था, निखिलेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। इसमें जो PMLA के केसेस हैं, देयर इज वन सेक्शन 45, उसमें देयर इज 12 कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड before granting bail to an accused person. 12 condition is number 1, public prosecutor is to be given an opportunity for hearing, and court must have reasonable grounds to think that he is not guilty. इसका मतलब ये है burden is on the applicant to show that he is not guilty. Burden is heavy on the applicant कि he is not guilty, therefore he may be granted bail. और इसमें 12 कंडीशन कहा है, इसमें छोटा सा एक कंडीशन और है कि फ्यूचर में ही विल नॉट कमिट सच टाइप ऑफ ऑफेंसेस अगेन, या ही विल नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो सेक्शन 45 पे ये निखिलेश ताराचंद शाह ने ये जो सेक्शन 45 था, इसको उन्होंने बोला दैट सेक्शन इज आर्बिट्रेरी एंड देयरफॉर बेल विल बी ग्रांटेड। तो इस जजमेंट के बाद 18 में 2018 वॉल्यूम 11 SCC पेज 1, इस जजमेंट के बाद बहुत सारे लोगों को बेल हो गई, पर उसके बाद पार्लियामेंट ने एक्ट अमेंड कर दिया एंड सम अमेंडमेंट्स वाज मेड एंड दैट अमेंडमेंट वाज अगेन चैलेंज्ड इन कोर्ट। एंड विजय मंडल चौधरी ने उस अमेंडमेंट को उन्होंने बोला कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, देयरफॉर स्टेटस ऑफ सेक्शन 45 वाज रेस्टोर्ड बैक। तो आज की डेट में आप लोगों को ये एक और इम्पोर्टेंट बात है, इस पे मैं कह ही रहा हूँ विजय मंडल पे या PMLA पे, इंडियन पैनल कोड के ऑफेंसेस जो है वो जनरल ऑफेंसेस हैं, उनका कोई उसमें बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू शो दैट एक्यूज्ड इज गिल्टी, और उसमें आपके ऊपर बर्डन इतना हैवी नहीं है। बट जो स्पेशल एक्ट्स हैं उनमें बारिंग प्रोविजंस होता है कि आप बेल नहीं देंगे या प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे, या जो आपका रिवर्स बर्डन है एप्लीकेंट के ऊपर की वो शो करे कि हम आई एम नॉट गिल्टी। और सभी जितने भी स्पेशल एक्ट्स हैं, PMLA हो गया आपका, NDPS हो गया एंड UPA है, और भी ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं आपको देखने मिल जाएंगे, उनके मैं सेक्शन भी लिख के रहा हूँ कौन कौन से सेक्शन है आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। सो दैट यू विल गो थ्रू दिस सेक्शन। NDPS एक्ट सेक्शन 37 है, यू मस्ट गो थ्रू दिस कि इसमें क्या लिमिटेशंस हैं कोर्ट के लिए, क्या प्रिजम्पशन है बेल ग्रांट करते हुए। PC एक्ट में सेक्शन 5 है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट सेक्शन 18 है, पॉक्सो एक्ट सेक्शन 31 है, PMLA एक्ट सेक्शन 45 है एंड निक्षेपों का अधिनियम सेक्शन 14 है। ये निक्षेपों का अधिनियम है, अभी सेक्शन 14 पे कभी बहुत ज्यादा बहस हुई नहीं है, 2-4 केसेस में ये आया जरूर था अधिनियम, पर इसको मैंने भी एग्जामिन नहीं किया। सेक्शन 14 पढ़ने से लगता है कि एंटीसिपेटरी बेल इज कंप्लीटली बार्ड, आप एप्लीकेशन फाइल ही नहीं कर सकते हैं कोर्ट के सामने, ये यू चेक इट। देन एक्साइज एक्ट सेक्शन 59A, ये इसमें भी सेक्शन 59A एक्साइज एक्ट में भी बहुत सारा कंफ्यूजन था कि कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेगा ही नहीं, क्या रीजनेबल ग्राउंड होंगे। तो उस पर बाहर से बड़ा अच्छा आर्गूमेंट हुआ था केस, उसमें सेक्शन 34 पे फिर हमने एक जजमेंट भी दिया, उसमें एंड और के बीच में डिस्टिंक्शन था, उसको डिफाइन किया दैट रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 34 इज कन्विक्शन एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ लिकर शुड बी मोर देन 50 बल्क लीटर्स।
और वो दोनों होना जरूरी है। अगर सिर्फ एक होगा देन इट विल नॉट बी 34(2)(a। तो पुलिस हर केस में 34(2)(a लगा देती है, तो आप लोग बहस भी ज्यादा नहीं करते 34(2)(a पे। तो आप लोगों के पास तो बहुत अच्छा रामबाण है कि साहब हमारा कन्विक्शन नहीं है। अगर नहीं है कन्विक्शन सो यू कैन ऑलवेज से सर इवन इफ इट इज मोर देन 50 लीटर्स एंड आल्सो 34(2)(a इज नॉट बेटर। Then Wildlife Protection Act Section 51A, डकैती और व्यापारन प्रभावित क्षेत्र अधिनियम that is Section 5 and banning of unregulated deposit scheme Section 28। तो ये सारे सेक्शंस आप लोग देखिए, ये स्पेशल एक्ट के सेक्शन है और these are स्पेशल एक्ट। इसमें आप लोगों को कोर्ट के सामने बेल लेने में डिफिकल्टी होगी और होनी ही चाहिए, क्योंकि बर्डन आपके ऊपर है, आपको प्रूव करना है। प्रोसिक्यूशन के ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि इन्होंने ऑफेंस किया है। बर्डन इज ऑन यू टू शो दैट यू आर इनोसेंट, आपने गिल्ट नहीं किया, यू आर नॉट गिल्टी। और देयर मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड, मतलब कुछ चलान में होना चाहिए जिसको देख के जज को लगे कि यस देयर इज सम रीजनेबल ग्राउंड दैट ही हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस। Giving you the list of cases, then Prithviraj Chauhan versus Union of India and others. This is 2020 Volume 4 SCC 727. This is in respect of bar or anticipatory bail in SC/ST Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act। ये इसका भी आप लोगों को बैकग्राउंड सब पता होगा इस केस का। सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर एंड डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन, आप लोगों को सब जान होगा दैट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इन्वेस्टिगेशन इन केसेस अंडर SC/ST एक्ट। फिर इसको ओवररूल करने के लिए पार्लियामेंट ने जजमेंट को अमेंडमेंट सेक्शन वाज अमेंडेड 18A आ गया। उसके बाद ये जजमेंट आया पृथ्वीराज चौहान व्हेन अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड बिफोर द अपेक्स कोर्ट। Amendment was held to be valid and constitutional, but this judgment says that even though there is SC/ST Act, but anticipatory bail applications can be entertained and section will not apply if offence is not met. Then Sushila Agarwal and others versus State of National Capital Territory of Delhi and another 2020 Volume 5 SCC 1। ये जो केस है दिस इज रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। जो एंटिसिपेटरी बेल में जो कंफ्यूजन्स होते हैं कि साहब हमारे बेल में होने के बाद जब हम जाएंगे हमें अरेस्ट कर लेंगे, कब तक के लिए बेल रहेगी, लिमिटेड पीरियड के लिए है, क्या रहेगा। इस जजमेंट को पढ़ते हुए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे सामने आया कि व्हेन अ पर्सन एक्यूज्ड पर्सन इज ग्रांटेड एंटिसिपेटरी बेल दैट विल नॉट स्टॉप द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग द केस। जिस आदमी को एंटिसिपेटरी बेल मिलेगी एक्यूज पर्सन को, ही विल बी अंडर डीम्ड कस्टडी। तो पुलिस को जो सेक्शन 27 का मेमोरेंडम लेना होता है, जो स्टेटमेंट्स लेने होते हैं वो पुलिस ले सकती है। उसको पुलिस को उसको दोबारा अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि हम 27 का मेमोरेंडम कैसे लें, क्योंकि उसको तो आपने कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल पे छोड़ दिया है, अब हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। इवन इफ अ पर्सन इज रिलीज ऑन एंटिसिपेटरी बेल ही इज टेकन to be under deemed custody and police can record his statement under section 27। और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा देखने में। Then one more case is Banka Sneha Sheela versus State of Telangana। This is 2021 Volume 9 SCC 415। ये this is regarding public detention, though it is not strictly within the field of bail jurisprudence, but public detention is also made under constitutional law and इसमें bail applications नहीं चलेंगी। You are required to file a petition against the order of detention। So what is public order, what is law and order, public detention, ये आप देख लीजिएगा। This is also directly related with bail jurisprudence। Then now two more judgments जो एक बहुत खानवेलकर and DY चंद्रचूड़, इसमें इन्होंने ये सब डिस्कस किया है कि राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल, अपील इज आल्सो टेकन टू बी ट्रायल, एक्सटेंशन ऑफ ट्रायल। और अपील में भी एक्यूज का राइट है कि स्पीडीली हमें सुना जाए, पर हाई कोर्ट में स्पीडीली अपील सुनना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारी अपील्स हैं जो पेंडिंग हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे
सिर्फ आपका जो स्पीडी ट्रायल है दैट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर वो आपका फंडामेंटल राइट का पार्ट है तो जो एक्यूज्ड है या कन्विक्टेड पर्सन है, अपीलेंट है, उसकी अपील को स्पीडी सुनवाई होना चाहिए, पर वो हो नहीं पा रहा है। इसलिए सारे जेल्स में उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि जिसमें भी 50% से ऊपर हो चुका है उसको आप बेल ग्रांट कर दें, बिकॉज कोर्ट इज नॉट एबल टू हियर इट एंड राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल 21 इज बीइंग वायलेटेड। तो ऐसे सब केसेस में बेल दे दें। फिक्स टर्म है कि जो 5 साल तक की हैं उसमें भी एज द रूटीन मैटर यू शुड ग्रांट बेल। शॉर्ट फिक्स टर्म सेंटेंसेस हैं, उनकी अपील की हियरिंग कब होगी और कब नहीं होगी। अपील में डोंट कीप एनी कंफ्यूजन। अपील में जजमेंट मेरिट्स में होता है। एविडेंस इज ओवर, both the parties have adduced their evidence, court has given a finding, you are guilty or not guilty, you are challenging the finding of court। अब कोर्ट जो उसमें ऑर्डर करेगा, क्रिमिनल अपील्स में जो ऑर्डर होंगे दैट विल बी ऑर्डर ऑन मेरिट्स। इसलिए एक बार आपकी क्रिमिनल अपील में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस डिसमिस हो गई, then court will not again entertain the application under section 389 for suspension of sentence because that will amount to review। आप सब लोगों को पता है, गवर्नमेंट एडवोकेट्स बोलते हैं कि हम 389 का ऑब्जेक्शन अडॉप्ट कर लेंगे। कैसे अडॉप्ट कर लेंगे आप? जो आपने पहला ऑब्जेक्शन किया था वो ऑब्जेक्शन सुन के कोर्ट ने डिसमिस कर दी। अब नई एप्लीकेशन फाइल हुई है, वो पुराने ग्राउंड्स पे तो हो ही नहीं सकती, दैट इज अ सेटल्ड लॉ, वो तो नए ग्राउंड पे होगी। तो आपको नया ग्राउंड लेना पड़ेगा, और नया ग्राउंड लेंगे आप पुराना अडॉप्ट कर लेंगे तो कैसे 389 अडॉप्ट हो जाएगा? इन मोस्ट ऑफ द केसेस 389 की एप्लीकेशन लगती है, स्टेट गवर्नमेंट कहता है हम पुराना वाला अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आप अडॉप्ट तो कर ही नहीं सकते हो। और कोर्ट भी आपको पुराने ग्राउंड्स पे बेल ग्रांट कर ही नहीं सकता है जिसपे हो चुकी है, बिकॉज ऑर्डर इज ऑन मेरिट्स बेल एप्लीकेशन में। इट विल अमाउंट टू रिव्यू, सो ओनली चेंज इन सर्कमस्टांसेस, पीरियड इन जेल, या आपको कोई बीमारी हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए कि आपको छोड़ना पड़े। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर आर्गुइंग criminal appeals, particularly appeals in which sentence and conviction is for heinous or serious offence more than 5 years. Court has to examine your case on merits, then has to pass the order. And order, though we write in the order that it without commenting on merits of the case, but without commenting on merits of the case, order होगा कैसे suspension of sentence? There is a finding, आपको अपना opinion तो देना पड़ेगा कि this is wrong या इसमें law का कोई mistake है या इसे देखा नहीं गया है, so that order will always be on merits. So be very careful in arguing criminal appeals. अब revision का केस है, 2 केसेस से है, concurrent finding है, so court does not generally grant you bail because given in short term sentences, क्योंकि 2 कोर्ट का है revision, though it is not right forum, but some of you are young advocates, therefore you must understand the differentiation between criminal appeal and revisions also. Revision is only a question of jurisdiction. There will be no appreciation of evidence. और होता क्या है कि जो हाई कोर्ट में रिट पिटीशंस आर्गू होती हैं या फिर रिविजन्स भी आर्गू होती हैं, they are being argued as if we are arguing appeals. And sometimes judges also forgets that they are not hearing appeals, but they are hearing revisions or a petition. So scope is entirely different in criminal revisions and criminal appeal. Revision में there will be no appreciation of evidence, only jurisdictional error. आपको समझना पड़ेगा कि jurisdictional error क्या होता है. I think most of you understand it. नहीं समझे हैं तो आप retrospection करिए और समझने की कोशिश करिए कि अपील और उसके बहस में क्या फर्क होगा, कब jurisdictional error होगा. It is very simple. Jurisdictional error जब होगा जब आप you have passed an order contrary to law, या evidence है आपने उसको नहीं देखा या evidence को आपने ignore कर दिया, so that may be or it will be an error of jurisdiction, पर appreciation नहीं होगा. अपील में आप कह सकते हैं कि साहब जज साहब ने गलती कर दी, ये तो सेव है, जज साहब ने संतरा लिख दिया. That can only be done in appeal. अपील में कोर्ट एग्जामिन कर सकता है, नहीं साहब ये तो इसमें तो अच्छी खुशबू आ रही है, तो संतरा ही है, अपील तो गलती सेव गलती से हो गया है.
that appreciation will not be there in criminal division. Oh, that will only be in respect of jurisdiction. तो आपका scope बहुत limited हो जाता है. And in repetition also, scope is very limited. We started arguing in repetitions as if we are arguing in appeals की साथ authority ने order गलत कर दिया. Order authority ने गलत किया है, सही किया है. Court will not interfere unless and until it is contrary to law or there is some procedural mistake or error in the order. तो ये सब मोटे-मोटे जो fundamental principles हैं, ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए. फेल जो स्टूडेंट से लेके आप कहीं भी चले जाएं कि फेल में क्या आर्गू करना है, कब करना है, क्लासिफिकेशन कोड को कैसे बताना है, कितना सेंटेंस है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, ये सब आप लोगों को फटाफट आर्गू करना है ताकि जल्दी से कोर्ट डिसीजन दे सके. अपील में भी आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में जाएं, दैट इज आल्सो अ बिल, पर उसका स्कोप और उसके फंडामेंटल्स एकदम चेंज हो जाते हैं जब आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में आर्गू करते हैं. So while arguing, keep all those fundamentals in mind कि तो argument हमारा merits में है. Once this application is gone, it is gone for all the time. Writ में भी आप जब बहस करें या interim order में भी बहस करें, ये bail का judgment था, उसमें मैं पढ़ रहा था कि if case is dismissed on merits, तो जितने भी stay order हैं वो सब अपने आप चले जाते हैं. अभी भी कई बार कंफ्यूजन होता है कि साहब हमें स्टे मिला हुआ है. आपको एक बार अगर आपको ऑर्डर मेरिट में हो गया, देन कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पास अ सेपरेट ऑर्डर कि आपका स्टे ऑर्डर इज आल्सो वैलिड. वंस केस इज डिसमिस्ड, ऑल स्टेज आर डिसमिस्ड and unless and until court passes an order saving the stay order granted in your favor. Similarly, when there is a stay order and court restores your writ petition to its original number, all orders will come back and stay order will become operative unless and until court says that no stay will not operate. We will have some question answer session. आप लोग और भी बाकी लोग हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं. Age of circumstances, whether they enter Section 439 as consisted by the court or merits, what would be the change in circumstances? By filing of challan, it will change the change of circumstances. Filing of challan क्या evidence is already collected by police. It will not be a change in circumstances कि challan पेश हो गया. It will not be a change. Change in circumstance will only be a period of custody or witness turns hostile or there is compromise between the parties or there may be some any other new circumstance which may crop up in a case during trial. But court will not consider it और merits के साथ इसको आप देख लीजिए. इसमें ये बोलती है 161 में तब ट्रायल कोर्ट में तो उसने ये नहीं बोला है. अगर कंप्लीटली हॉस्टाइल है यस कोर्ट का नहीं होगा. ऐसा पूरे ही हॉस्टाइल है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं. But court will not examine the deposition on merits for change in circumstance. और delay, yes, delay is basic. जो आपके bail के rule है, delay in trial है, presumption of innocence है, इन सब चीजों पे आप change in circumstance create कर सकते हैं. तो either it will be delay in trial, witnesses become hostile, there is compromise between the parties, या आप पैसा जमा करते हैं कि साहब सेंटेंस हमें सजा कम पड़ेगी तो हम अपना प्रोटोफाइट दिखाने के लिए पैसा जमा कर रहे हैं. तो that can be a change in circumstances. हमने कर दिया है, कुछ मान रहे हैं हम अपनी तरफ. During the course of bail, the appreciation of evidence cannot be done. It has been held by the Supreme Court in the case of Satish Jaggi versus State of Chhattisgarh 2007. This says the appreciation of evidence cannot be done at this stage of bail. But indeed, matter of the trial generally goes in the trial. And the trial court judgment is entirely based on the appreciation of evidence. If you are acquitted, the purpose of the person confining in custody only on the ground that the appreciation of evidence cannot be done. To what extent is it justified? I have to just doubt in my mind that it should not be, because if some person is acquitted ultimately, the incarceration period won't be repaid to him. That's one of the difficulty. I will just The basic concept of law is jurisdiction.
हर आदमी का अपना एक jurisdiction होता है. He has to work within his own jurisdiction. He cannot step into the shoes of another person. मजिस्ट्रेट का काम है वो अपने एरिया में करेगा, उससे ओवरस्टेप नहीं करेगा, उसका अपना jurisdiction है. सेशन का अपना है, हाई कोर्ट का अपना है, सुप्रीम कोर्ट का अपना है. No court can tell another just what to do in a case. आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. Courts are not like government departments की सीनियर आईएएस हो गया, एक जूनियर आईएएस हो गया, एक आईपीएस हो गया, वो जूनियर को बोल देगा तुम ऐसा कर लो, वो उनके सबऑर्डिनेट और अथॉरिटीज में होता है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है कि कोर्ट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट. एडमिनिस्ट्रेटिवली दे मे बी बट जुडिशियली दे आर नॉट सबऑर्डिनेट. अब आपका क्वेश्चन ये था कि एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस नहीं होना चाहिए. इफ हाई कोर्ट विल एप्रिशिएट द एविडेंस, हाई कोर्ट विल बिकम ट्रायल कोर्ट. हम दूसरे का काम करने लगेंगे. और अगर हाई कोर्ट ने एप्रिशिएट कर दिया, सो हाई कोर्ट इज डेफिनेटली अ सुपीरियर कोर्ट. दो वी डू नॉट से इट, बट हाई कोर्ट इज अ हायर कोर्ट. In hierarchy, higher court is higher court, or according to law, if high court passes any order or judgment, it is to be followed by the trial. So high court shall not overstep its jurisdiction. ये ट्रायल कोर्ट का काम है ट्रायल करना, एविडेंस को अप्रिशिएट करना और जजमेंट देना. हाई कोर्ट इन क्रिमिनल केस इज ओनली एक्ट एज एन अपीलेट कोर्ट, और इट विल हैव पावर्स अंडर सेक्शन 482, इनहेरेंट पावर्स, or as a revisional court. High court is not while hearing criminal matters, High court will not act as a court under 226. सिर्फ फंडामेंटल राइट भर का सुनेगा, पर डायरेक्शन नहीं दे देगा कि आप ऐसा कर लो, इसको दोबारा सुन लो, इसको ठीक कर लो, जो अपन 226 में कर सकते हैं. So if High court will appreciate evidence, High court is entering over into the shoes of trial court and acting as a trial court, और एक तो evidence appreciate कर रहा है. And if it has been done wrongly or rightly by the High Court, so it will be binding on the trial court. तो trial court भी उसमें फंस गया, वकील साहब भी फंस गया, पार्टी भी फंस गई. So don't avoid this. What is the remedy अगर पास होने पे मारो कहाँ निकले? अपने काटे होने पे फेल. क्या है कि अगर क्रिमिनल पास होने पे बेल होंगी तो क्या होगा? तो क्या होगा? पुलिस क्या करेगी? पुलिस आदमी को घर से निकाल के गोली मारने लगेगी. एंड दैट हैपेंड इन सम ऑफ द केसेस. वो सब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. हैदराबाद में रेप केस हुआ था, उनको पुलिस स्टेशन में बंद किया, उनको बाहर निकाला, उनको गोली मार दी. कोई पब्लिक नहीं है. दैट इज अ ग्रेव वॉयलेशन ऑफ लॉ. एक आदमी के अपने पर्सनल राइट्स होते हैं, राइट टू फ्रीडम की ऑलमोस्ट सिविल राइट्स होते हैं. दैट राइट्स आर नॉट टू बी वॉयलेटेड. इंडिया पुराने टाइम से एक जमींदारी स्टेट रहा है, राजा रजवाड़ों का स्टेट रहा है. तो आदमी के राइट्स की इंडिया में उतनी वक़्त नहीं है जितनी बाहर के स्टेट में है. आप किसी आदमी का कोई एक राइट वॉलेट करके तो देखो बाहर जाके. आप किसी का एक व्हाट्सएप हो या कोई नंबर हो या उसका कोई अकाउंट हो या वो पैदल चलते हुए गिर जाए गीले पे या टाइम पे एम्बुलेंस ना आए या पुलिस उसके फोन पे ना आए, तब आप देखो कि बाहर क्या होता है. और इंडिया में क्या होता है? कुछ नहीं होता. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. आप गए रिपोर्ट करी, पुलिस ने नहीं रखा, ठीक है देखिए. क्यों? वी आर कंप्लेसेंट. हम अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ते हैं, बाहर वाले राइट्स की बहुत अवेयर है. वी आर नॉट अवेयर बिकॉज ऑफ आवर हिस्ट्री एंड कल्चर. अब अपन धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं. देयरफॉर लिटिगेशन इज राइजिंग. और आप सब लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि जितना ज्यादा एजुकेशन बढ़ेगा, जितना ज्यादा लोग राइट्स के लिए अवेयर रहेंगे, उतना ज्यादा लिटिगेशन होगा. और ज्यादा लिटिगेशन होने से कोर्ट कोलैप्स हो जाएगा. हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हालत बहुत खराब है. जितना लिटिगेशन हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू कोप अप द लिटिगेशन. और जब 100% लिटरेसी इंडिया में हो जाएगी, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो क्या होगा ये सोचना बड़ा मुश्किल है. देयर मे बी टाइम्स कुछ पेपर पे तो पब्लिकेशन हो गया है कि जुडिशियल सिस्टम हैज कोलैप्स्ड.
ऑलरेडी कोलैप्सिंग, चरमरा जुडिशियल सिस्टम और ऐसे ही रहा तो कोलैप्स हो जाएगा। ऐसा बहुत से न्यूज़पेपर की और लोगों की रिपोर्टिंग है, एंड दैट रिपोर्टिंग इज नॉट रॉन्ग। व्हाट आई फील, आज वी गो फॉर आर्बिट्रेशन, वी गो फॉर mediation, we go for plea of bargaining, we go for लोक अदालत, we go for settlement। ये क्यों हो रहा है? All this is happening because courts are not able to cope up with the pressure. They are finding the ways कि कैसे litigation कम। और अब आप चाह रहे हैं कि उन लोगों को बेल दे दी जाए जो 10 अपराध करें और कोर्टों में केस ही बढ़ाते ना, यही काम रह गया पुलिस का कि एक ही अपराधी को बार बार पकड़ते रहे, जेल भेज दे, फिर छोड़ दे, फिर पकड़ दे, फिर जेल भेज दे। हाई कोर्ट भी वही 10 एप्लीकेशन कर रहे। तो एज अ स्ट्रिक्ट रूल 3 के बाद को नहीं मिलनी चाहिए, और अगर ऐसे में बेल मिलेगी तो पब्लिक विल बी फ्रस्ट्रेटेड, जो आपका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है या एग्जीक्यूशंस होते हैं वो होंगे। जैसे अभी वही बिहार वाले को मार दिया था, हम पुलिस अरेस्ट करके लेंगे क्या होता है, आई थिंक 20-30 पुलिस वालों को मार दिया था, फिर एक हैदराबाद में हुआ। हाँ, सो दैट्स व्हाई। और बेसिक तो प्रोविजन को पुलिस क्या करेगी, आपका ये टाटा पोटा और 1 से 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन और इसमें जिला बदर, ये सब नहीं करेगी पुलिस। जो भी आएगा बार बार आपका अपराध करेगा, कोर्ट उसको बेल दे देगी, पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं, वो कहाँ जाएगी, आपके राइट्स वायलेट होंगे। तो कुछ लोगों के कारण बाकी सिटीजन के राइट्स नहीं वायलेट होने चाहिए, जो रिपीटेड क्रिमिनल्स हैं, जो ऐसे हैं, उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। एंड इट इज फॉर प्रोसिक्यूशन, आई हैव पास्ड वन जजमेंट डायरेक्टिंग देम टू फाइल एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। ये 3 से 4 से अगर अपराध करते हैं, आपको क्रिमिनल का सिस्टम भी आ गया, कंप्यूटर पे आपके नोटिस में भी आ गया, एक में बेल है और उसने दूसरा अपराध किया, इज नॉट एंटाइटल्ड टू बेल, उसकी तो बेल खारिज हो जानी चाहिए। और प्रोसिक्यूशन इज आल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल एप्लीकेशन, अदरवाइज अननेसेसरी प्रेशर ऑन कोर्ट, ऑन पीपल, ऑन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन एवरीथिंग, इसलिए उनको बेल नहीं होती है। 138 में केस फाइल हुआ और प्रीमेच्योर स्टे था। लोअर कोर्ट ने उसे कल्याण में ले लिया कि उसका क्वेश्चन नहीं होगा, गवाही हो गई, गवाही के बाद ये केस चला योग्य नहीं है, प्रीमेच्योर स्टे। और माननीय कोर्ट ने इसके जजमेंट इसे 2 से कर दिया। अब उसमें क्या है, सब्जेक्ट मैटर सिविल में कर सकते हैं, मेरे को प्रोविजन देखना पड़ेगा और मैं भी इस तरफ आ गया हूँ सर। आप और हम जब अदालत में आए थे तो जो 3 साल तक की सजा वाले केसेस रहते थे, जिसमें सेंटेंस ऑलरेडी नीचे से सस्पेंड रहते थे, ट्रायल कोर्ट 30 दिन के लिए सेंटेंस सस्पेंड करके भेजती थी, तो आप और हम खड़े होते थे, उसी में हमारी वकालत चलती थी। माय लॉर्ड सेंटेंस सस्पेंडेड, कोर्ट कहती थी बेल ग्रांटेड, सेंटेंस सस्पेंड। कुछ दिनों से अभी ये देखने में आया है, हम लोगों ने उसका बहुत विरोध भी खेला कि बाहर कुछ नहीं कर रही भैया। उसका एक ये आया है कि कुछ जजेस 3 साल तक के जिसमें ऑलरेडी सेंटेंस है, ऐसा रूटीन चल रहा था कि सभी एडवोकेट्स को ये लगता था कि वो एज ए राइट हम बेल सेंटेंस सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस क्लेम कर सकते हैं और एज ए राइट बेल होना चाहिए। पर वो बहुत सारी कोर्ट्स ने 3 साल तक में जिसमें ऑलरेडी सेंटेंस सस्पेंड है उसमें भी बेल देना बंद कर दिया, और ये कि आप मेरिट पे आर्गूमेंट करिए तब फिर वो सेंटेंस आगे सस्पेंड होगा। इसमें एक्चुअल ला क्या है जो डिफिकल्टी का केस है। मैंने आपको 2 जजमेंट बोले हैं पढ़ने को। दिस इज 2018 एससीसी ऑनलाइन एससी 3799 और एक और जजमेंट है कि लेटेस्ट है, दिस इज 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1287। ये दोनों रेफरेंस केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस किया है।
CO कोर्ट तो कॉम्पिटेंस इसलिए लिया है कि अपील डिसाइड होने वाली इतनी जल्दी नहीं है हाई कोर्ट में, और अगर शॉर्ट सेंटेंसेस में आप सेंटेंस सस्पेंड नहीं करेंगे, उनको बेल नहीं देंगे, तो बाद में अगर वो एक्विट हो जाते हैं तो क्या होगा, उनका कौन कंपनसेशन देगा उनका? इवन इफ यू पे कंपनसेशन टू देयर, टाइम विल नॉट कम बैक। जितना टाइम वो जेल में रहे वो उतना टाइम उनको कोई वापस नहीं दे सकता है, और कोई पैसा भी उसकी आपका जो कंपनसेशन है उसको वो पूरा नहीं कर सकता है। तो ऐसे केसेस में तो दो केसेस देखेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन ही है कि आप खुद कोर्ट एग्जामिन करें, डिस्ट्रिक्ट जज जो बैठा है खुद एग्जामिन करें कि ऐसे कौन से अंडर ट्रायल केस है जो 1 साल से ज्यादा है में। क्या है कि यूके में क्या होता है, अपने यहाँ पे जो लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन और ऑफ लीडिंग प्ली ऑफ बार्गेनिंग है वो बिल्कुल ही डेवलप नहीं है। प्ली ऑफ बार्गेनिंग अपने यहाँ तो होते ही नहीं है क्रिमिनल मैटर्स में कि साहब हमें 1 या 2 साल की सजा है, साहब हमसे फाइन बढ़ा दिया जाए, हमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में छोड़ दिया जाए। सो यू ऑल मस्ट रीड प्ली ऑफ बार्गेनिंग। क्रिमिनल अपील में आप 3-3 साल की सजाओं में आते हैं, यू शुड ओपनली आर्ग्यू साहब 3 साल की सजा है, हमसे कंपनसेशन ज्यादा ले लो, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में छोड़ दो, हम आगे कुछ नहीं करेंगे। एंड बिकॉज प्ली ऑफ बार्गेनिंग विल बी एक्सेप्टेड, बहुत सारे केस तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। और इसमें बहुत सारे केसेस में इनमें डायरेक्शन है कि वो कि कोर्टों को डायरेक्शन है। यूके में क्या होता है कि जैसे प्ली ऑफ बार्गेनिंग होता है या मीडिएशन होता है तो वहाँ पे एक कमेटी होती है, उसमें एक जज होता है, वहाँ पे केस फाइल होता है, तो उसके पास आता है वो केस, उसको एग्जामिन करता है, और केस एग्जामिन करने के बाद उसको ट्रैक में डाल देता है कि कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। वो प्ली ऑफ बार्गेनिंग भी उसको देख लेते हैं कि प्ली ऑफ बार्गेनिंग हो सकती है, कहाँ पे वो छूट सकता है या नहीं छूट सकता। तो अपने यहाँ भी ऐसी एक कमिटीज होनी चाहिए हाई कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, जिसमें रेगुलर मॉनिटर किया जाए कि जो केसेस पुराने हो गए हैं, या ऐसी कमिटीज अब बनेगी, अभी ये चल रहा है डालसा में बिकॉज जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज कम, तो वो एग्जामिन कर रहे हैं कि कौन से केस को अपन एरियर्स मानेंगे, किसको पेंडेंसी मानेंगे, कौन सा अंडर ट्रायल केसेस हैं। तो जो आप बोल रहे हैं थोड़े और दिनों में 1-2 महीना आप और वेट कर लीजिए, इट विल बी रूल। आपका 2-3 साल है तो कोर्ट आपसे बात नहीं करेगा, सेंटेंस सस्पेंडेड। I think that is enough for me to close, but I hope you all will go through these judgments और आपको ये सब पढ़ने जब बहस करेंगे तो कोर्ट में हमें भी फैसला देने में गलत मजा आएगा। That you are arguing with some confidence and with some base, सिर्फ आपको कोई चीज पता नहीं है, आप उस पर आर्गुमेंट कर देते हो, कोर्ट को बताएं, कोर्ट उसमें जजमेंट पास कर देता है, वो अलग चीज है। पर जब आपको पता है आप उसके हिसाब से आर्गू करते हो, केस बनाते हो, फैक्ट बताते हो, उस हिसाब से सेक्शंस बताते हो, so it is really wonderful for a judge to hear it and pass orders on it. It becomes very easy. खरे साहब ऐसी बहस करते हैं। I expect all of you will in future will argue like him. अभी अपने यहाँ 2-4 लोग हैं जो आर्गू वेरी वेल, और मेरे को लग रहा है जो अभी नए अच्छे नए लोग जो आ रहे हैं दे आर आर्गूइंग वेरी वेल, तो मेरे को लगता है आप सब लोग पिकअप करेंगे। आप ये जजमेंट जरूर पढ़ लीजिए, फिर आपको बेल में कोई रोक नहीं पाएगा। आप जैसे बता देंगे कि यू आर बाउंड बाय इट, यू कैन नॉट पास एनी ऑर्डर कंट्रोल टू इट, तो आप लोग कोर्ट को फंसाइए और फिर दैट्स व्हाट आई वांट टू से। सर एक क्वेश्चन पूछना सर 3 केस सर एप्लीकेंट केस में, चौथे केस में बेल एप्लीकेशन लगी और चौथे केस में बेल एप्लीकेशन लगी, 3 केस सेम केस के अंदर केस में चौथे केस बेल एप्लीकेशन लगी और उसमें सर वो ट्रायल कोर्ट से जो डिपोजिशन हुए वो मुस्तैद है या कि प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं कर रहे, कोलैबोरेशन नहीं, उस स्थिति में सर जनरली स्पीकिंग जो आपका पास रिकॉर्ड है या क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स हैं, दैट विल नॉट कम इन योर वे इफ यू हैव अ वेरी गुड केस ऑन मेरिट्स। जो आपका पास रिकॉर्ड होता है, जब
ट्रायल जज आपको सेंटेंस देने लगता है, उसमें ही कंसिडर्स योर पास रिकॉर्ड। अगर वो आपका पास रिकॉर्ड देख के एविडेंस रिकॉर्ड करेगा या क्रॉस एग्जामिनेशन देखेगा, यहाँ पर हम सबके सामने आ गया, न्यायाधीश का पक्ष भी आ गया, डिफेंस काउंसिल का पक्ष भी आ गया, स्टेट को भी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना चाहिए। मैं हरप्रीत रुद्रा जी से कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कृपया आए और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा अपने संक्षिप्त घोषणा प्रोसिक्यूशन एंड एजी ऑफिस पेज में बोलना बहुत आसान होता है कि इनका रिकॉर्ड है, ये इसको इन्फ्लुएंस करेंगे, विटनेसेस को धमकाएंगे, ऐसा करेंगे, पर आपके पास डायरी में कोई भी फैक्ट नहीं होता। सिंगल फैक्ट कि ये बाहर आके इसने कभी धमकाया है या ये विटनेस को इन्फ्लुएंस करेगा या ये और भी काम कर सकता है। तो आप लोग जब डायरी बुलाते हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी बताएं, ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस हैं क्या जो हमें बेल देने से हम उनको रोक सकते हैं? वो जिन केसों में अपोज करना रहता है उसमें सब लेके आते हैं मटेरियल, आपको भी मत जस्टिस भगत साहब, खरे साहब, वर्मा जी, द्विवेदी जी, सभी सीनियर just the fact that your lordship is here shows the great concern and the love and affection that he has for the bar. We are extremely grateful to Justice Bhagat Saab that he is come here today. नहीं तो किसको पढ़ी है, इतना काम है, इतना वर्कलोड है, taking out time from his such a schedule and coming to the bar on his own and saying that he is so ready to guide us and help us out. इतना सारी चीजों के बारे में ऑनरेबल भगत साहब ने बताया, वी वेरी ग्रेटफुल। अब जनरल परसेप्शन ये है कि हम कोई भी कोर्ट में बैठते हैं, सोचते हैं कि क्या मूड है कोर्ट का, तो आज कोर्ट का मूड क्लियर है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि राम नाम की लूट है कितना आप मेल ले सकते हैं। दिस इज वन ऑफ केस, आई थिंक वी शुड बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू हिज लॉर्डशिप और एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिज लॉर्डशिप। Just one thing I would like to bring to your concern. अभी there has been certain recently an order कि जिन केसेस में बेल पे छोड़ने के बाद भी लोग ऑफेंसेस कर रहे हैं उनमें कैंसिल, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर लॉर्डशिप ऑर्डर ओनली। तो वो अब इसमें हम काफी सारे केसेस में जिनमें बेल पे छोड़ने के बाद ऑफेंसेस कर रहे हैं उसमें हम कैंसिलेशन करेंगे। तो आई थिंक once again, I would like to thank your lordship for coming to us today and guiding us and helping us out. I think more lectures like this should be organized by the bar. I would congratulate the president and secretary of the bar. के important law lectures जो सारे lawyers को help करें, मैंने कुछ 6 पन्ने के notes बनाए हैं, तो I think everybody should come note down क्या क्या important things. And small hints that come from the lordships, which will be very helpful, I think, in our future dealings with the client and the court. तो ऐसे बार सेशंस करें और इतने important सेशंस रिकॉर्ड भी हो, जैसे रिकॉर्डिंग, तो आई थिंक दे शुड बी पोस्टेड ऑल्सो। हमको इनको सेव करना चाहिए और अपनी जो बार की वेबसाइट है उसमें भी डालना चाहिए, सो दैट दिस इज नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज, सारे लोग इससे बराबर सीखते रहे। मेरे पास एक बहुत पुराना लेक्चर रिकॉर्ड किया था मैंने लेट सरदार राजेंद्र सिंह साहब का ऑडियो टेप,
वो भी कन्वर्ट करके इतना समय तो if it is recorded then it will remain with us in word will remain with us. Thank you Rocky and the bar for organizing such a wonderful function. Thank you so much. कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले हमारे कार्यकारिणी के कुछ सदस्य चिंता जाहिर कर रहे थे, भैया भीड़ रहेगी कि नहीं रहेगी। तो मैंने कहा कि न्यायाधिपति दो प्रकार के होते हैं, एक न्यायाधिपति होते हैं और एक लोकप्रिय न्यायाधिपति होते हैं। हाल खचाखच भरा हुआ है, ये आपके लोकप्रिय होने की आपके समक्ष ही निशानी। हम आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आप इसी तरह बार में अपनी लोकप्रियता बरकरार रखें, जिससे हमारा और आपके बीच का हमेशा का मधुर संबंध इसी तरह बना रहे और आगे भी इसी तरह बार के हित में लेक्चर्स होते रहे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप सभी के लिए साथ में नाश्ते का अरेंजमेंट है, कृपया साथ में नाश्ता करके ही प्रस्थान करें।